नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट, आप दोनों का हाँ बहुत हाँ स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। तो राहुल गांधी तो अभी जर्मनी से आए थे बाबा जी, फिर वियतनाम निकल गए। ये भारत कभी कभी आते हैं, क्या है माजरा? अभी आए थे तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर में बताते हैं कि कोई सगाई वगाई का कार्यक्रम था प्रियंका वाड्रा के बेटे का, तो उसमें जी शामिल हुए और उसके बाद फिर अपने अगले सेगमेंट पे वियतनाम निकल गए। तो ये नेता प्रतिपक्ष हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता हैं या पर्यटक हैं जो अलग अलग देशों में जिनके कुछ कुछ काम लगे ही हुए हैं? क्या आपका ऑब्जर्वेशन है कुल मिलाकर के राहुल गांधी के बारे में? सर, वो ऐसा भाव कुछ भाव मत बोलिए, ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मुझे बाद में एडिट करना पड़े जी। ठीक है। सर, वो भाव भाव ना अपने किस्सा गोई में ना पुरानी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे अच्छे याद दिलाते हैं। तो ऐसे ही एक पुरानी फिल्म का गाना था, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। तो सर, राहुल जी आते बाद में हैं, जाने का प्रोग्राम पहले बना लेते हैं। और वो कल शायद वो अमित मालविया ने भी आज एक तंज कसा है उनपे, किताब हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि राहुल जी ने अपने बहुत अत्यधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के लिए भी थोड़ा सा समय निकाला, चाहे वो सगाई ही सही। तो सर, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम वो अपने व्यस्त कार्यक्रम में अपने भांजे की सगाई में शामिल हुए। बाकी पिछले साल आपको ध्यान होगा, मतलब 2025 में, ये 2024 में जब मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ था, 24 दिसंबर को हुआ था, आपको याद होगा। और 7 दिन का राजकीय शोक जो है भारत सरकार ने घोषित किया था। और 25 तारीख को के बाद तुरंत ये विदेश चले गए थे। तब भी वियतनाम ही गए थे सर। जी। और वहां पे पार्टी ऑल नाइट इनकी हुई थी, न्यू ईयर पार्टी इन्होंने मनाई थी। उसके बाद मार्च में फिर चले गए। होली भी इन्होंने वियतनाम में ही मनाई थी, अगर आपको याद हो तो। होली तो और नहीं मनाते, ये वहां कुछ और मनाया होगा सब। हाँ, जो भी मनाया हो इन्होंने, पर नहीं सर, होली छोड़ दीजिए। उस वक्त बजट सेशन चल रहा था संसद का, और ये श्रीमान जी ये दुनिया भर को ये बताते फिरते हैं कि मुझे भारतीय संसद में बोलने नहीं दिया जाता। और जब इनको संसद में बोलना होता है, तब ये पिछले साल भी बजट सेशन में वियतनाम चले गए थे। इस बार के विंटर सेशन में ये जर्मनी और पता नहीं कहां कहां गए हुए थे। तो सर, इस बार ये आज फिर निकल गए हैं शायद वियतनाम। अच्छा, पिछली बार जब ये गए थे तो शायद रविशंकर जी ने या किसने एक तंज कसा था कि जनाब इस साल आपने 22 दिन वियतनाम में बिताए हैं। इतने दिन तो आप रायबरेली में नहीं गए, जहां के आप सांसद हैं। तो ऐसा बता दीजिए कि क्या अगली बार मुझे भी सर अब तो पूरा डाउट हो रहा है कि कहीं ये अगला चुनाव वियतनाम से तो नहीं लड़ने जा रहे, या भारत में तो इनकी पार्टी की सत्ता आनी नहीं है। तो हो सकता है बाबा जी आप उनका कद छोटा कर रहे हैं राहुल गांधी का। खाली वियतनाम तो व्हाई नॉट अमेरिका जी। ये भाई अवमानना है राहुल गांधी की। तो सर, अभी जरा भट्ट साहब को चर्चा में ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि
जॉर्ज सोरोस के कितने गहरे संबंध हैं और कैसे कैसे उनका पूरा नेटवर्क वियतनाम में फैला हुआ है। और ये जो भाग भाग के वियतनाम जा रहे हैं ना सर, वहां पे जॉर्ज सोरोस की कितनी प्रेजेंस है, मैं कार्यक्रम के अगले हिस्से में बताता हूँ। मैंने पूरे आज नोट्स बनाए हैं। जी जी जी। भट्ट साहब, आपसे तो मेरा एक थोड़ा सा कठिन सवाल है। ये जी बताएं। रॉबर्ट वाड्रा के बेटे का धर्म और कास्ट क्या है? ये तो अगले इस साल अप्रैल में जाति जनगणना शुरू होने जा रही है। तो जाति जनगणना वाला जब उनके पास पहुंचेगा, एन्यूमरेटर उनको फॉर्म देगा, तो उनका धर्म तो नहीं, उनका तो मजहब है। धर्म तो जी दुनिया में केवल एक है विश्व में, वो है सनातन धर्म। बाकी जो सब ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल डॉगमास हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, वहां तो एक आसमानी किताब है और एक अथॉरिटी आसमान में बैठी हुई है, एक उसने मैसेंजर भेजा है। तो जो जो किताब में लिख के आ गया है वो आपको आंख बंद करके स्वीकार करना है, वरना सर तन से जुदा है। सनातन धर्म में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि कोई आसमान में बैठा है, कोई किताब आपको माननी ही माननी है, कोई आप प्रश्न नहीं कर सकते, जिज्ञासा का स्कोप नहीं है। तो ये तो सवाल कठिन हमारे लिए बिल्कुल सवाल कठिन नहीं है। ये सवाल कठिन उसके लिए होगा जो जाति जनगणना का जो सेंसस कमिश्नर का जो कर्मचारी उनके घर जाएगा, उनको फॉर्म देगा, उनसे कहेगा कि साहब आप इसमें अपना रिलीजन और कास्ट लिख के दीजिए। वैसे तो राहुल गांधी के बारे में तो मुझे पता है, वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं और अपने कोट के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर जरूर पहनते हैं। वो दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हुए? क्योंकि इनके पिता तो पारसी थे। मतलब रात में इनके रात में 11:30 बजे रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी। तो मैं उसको सही मानता हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑन कैमरा बोला था ये बात। फिरोज अगर पारसी थे तो फिर राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हुए? मेरा सवाल एक्चुअल में बेसिकली यही था। मैं इसलिए पूछ रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा का बेटा अगर ईसाई है, क्रिश्चियन है, और जिनसे शादी होने जा रही है वो अगर मुस्लिम है, तो हाँ। इन दोनों की संतान क्या ब्राह्मण ही पैदा होगी? और वो होगी तो वो कैसे टेक्निकली ब्राह्मण पैदा होगी? थोड़ा सा ये समझाइए। वो तो कह देंगे कि साहब हमने चुनाव लड़ा, चुनाव में हम जीत गए, जनता का वोट हमको मिल गया, तो अब चूंकि अब हम निर्वाचित हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं अपने आप को कि हम दत्तात्रेय गोत्र के हैं। और वैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन में शादी के लिए कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। they can marry under any law, either the canon law or the sharia law. तो इसलिए let this issue be left to the elections। अगर हम चुनाव जीत गए और चूंकि नेहरू के बाद इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, उनका तर्क ये है कि जब ये लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं तो परिवारवाद, वंशवाद का आरोप का कोई आधार ही नहीं बनता। तो उसी तरीके से अगर वो और प्रियंका ने अपने बेटे में राजीव गांधी जोड़ा है, वो केवल भविष्य की तैयारी है कि राहुल गांधी तो अब शादी करेंगे नहीं तो उनका वंश तो आगे वृद्धि होगी नहीं। तो अल्टीमेटली जो है जो इस खानदान का वली अहद है वो तो रेहान राजीव गांधी को बनना है। तो इससे तय हो गया है कि वो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो अगर वो इलेक्शन जीत गया, अध्यक्ष बन गया, पार्टी ने स्वीकार कर लिया, जनता ने स्वीकार कर लिया, तो हम आप कौन होते हैं पूछने वाले कि उनकी जाति क्या है, उनका मजहब क्या है? ये तो मीडिया से भी पूछते फिरते हैं, तुम्हारे मीडिया हाउस के ओनर की जाति क्या है, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि जो नेहरूवादी वामपंथी जिहादी जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया था आजादी के बाद, उसके अंतर्गत केवल वही सवाल आप पूछ सकते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट हैं। उनके अनुसार आप कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते कि जो उनको पसंद ना आए। आप कभी ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी देश के निर्वाचित संविधान सम्मत तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात आप उनके सामने नहीं कह सकते। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहां पनाह हैं, वो जो कहेंगे वो सब ठीक है,
हाँ हाँ, और उनका बाकी सेंस अगर ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मेरा अधिकार है देश का पीएम बनना, मेरे पिताजी पीएम, मेरे पिताजी की माताजी पीएम, मेरे पिताजी की माताजी के पिताजी पीएम। तो इतना लंबा हमारा इतिहास है, और तो और उनके घर का जो है एक भरोसेमंद व्यक्ति 10 साल पीएम रहा, जहां राहुल गांधी जब चाहते थे तब पहुंच जाते थे। उन्हें कभी पीएम मनमोहन सिंह से कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा, कभी समय नहीं लेना पड़ा। जब मन चाहा पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर कितनी भी आवश्यक मीटिंग कर रहे हो, उठ के आते थे, इनसे मिलते थे। संजय बारू ने तो अपनी किताब में लिखा है पूरा ब्यौरा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो उनके मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन सिंह के। जी हाँ बाबा जी, आप कुछ बता रहे थे वियतनाम के बारे में। सर मैं वो उससे पहले एक बात बताता हूँ। एक बार ना वो राजू श्रीवास्तव थे, फेमस कॉमेडियन, देहांत हो गया उनका, अपने जी, कानपुर के ही थे। वो एक चुटकुला सुनाते होते थे कि एक बार अमिताभ बच्चन जी ने बोला अपने ड्राइवर को, गए तुम पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो गाड़ी चला रहे थे, तो आगे वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो उसने देखा, उसने कहा कि आप गलत गाड़ी चला रहे थे। तो बोला चालान होगा। तो देखा अरे अमिताभ बच्चन जो है वो ड्राइव कर रहा है। तो उसने अपने बॉस को, साहब को फोन मिलाया। बोला सर, एक कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने ऐसा वायलेशन किया है, उसका चालान कर दूं क्या? बोला कौन बड़ा आदमी है? बोला सर आदमी कौन है ये तो नहीं पता, पर अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखेला है। सर मैं आपको फैक्ट बताऊं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी या गांधी परिवार को अब स्वयं प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है। इनको प्रधानमंत्री को ड्राइवर रखना है। यस, ये सत्ता की का पूरा सुख चाहते हैं, बिना किसी जवाबदेही के। 10 साल तो था इनका ड्राइवर। यही है सर कि सत्ता की मलाई पूरी खानी है, परंतु जवाब जूते खाने के लिए कोई और होना चाहिए। वो मनमोहन सिंह जी को इन्होंने चुन लिया था, और मनमोहन सिंह जी की क्या इन्होंने हालत बना के रखी थी, ये सारी दुनिया जानती है। उनका मतलब अध्यादेश, उनका इस तरह से पब्लिकली मीडिया के सामने फाड़ देना। सर वो कैबिनेट डॉक्यूमेंट था, कैबिनेट नोट था, कैबिनेट नोट था वो। तो सर इनको है वही कि सत्ता का सुख चाहिए पर जवाबदेही नहीं चाहिए, काम ना करना पड़े। और वही बात है कि मलाई खाते खाते कभी कभी बीच में आए और बस 1-2 दिन काम करके फिर वापस विदेश घूमने निकल जाएं। मैं आपको बता रहा था सर कि वियतनाम में बड़ा हैवी फुटप्रिंट है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस की है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और इसका एक नेटवर्क है यूनिवर्सिटीज में, पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में। तो वियतनाम में एक फुलब्राइट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को पूरी की पूरी फंडिंग जो है वो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आती है सर। और पिछली बार आपको ध्यान होगा, जब पिछली बार मार्च में ये व्यक्ति वियतनाम गया था, तो वहां पे ये रॉकफेलर जो संस्था है, रॉकफेलर ग्रुप, उसके टॉप ऑफिशियल्स, बोइंग के और जेपी मॉर्गन के टॉप ऑफिशियल्स, ये सारे के सारे उस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के मेंबर्स हैं। ये सब वियतनाम में इकट्ठे थे। उसमें भाग लेने के लिए राहुल गांधी गए थे। इस बार भी जो संयोग भी तो हो सकता है कि वो भी हों और राहुल गांधी भी अपने किसी काम से पहुंच गए हों और लोगों ने अटकाले लगा दी हों। अब की बार जब ये गए थे, जब जर्मनी गए थे, वो हार्टी स्कूल में जब इन्होंने जो लेक्चर दिया है, तो हार्टी स्कूल की जो प्रेसिडेंट हैं वो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की बहुत सक्रिय सदस्य हैं। कॉर्नेलिया वॉल उनका नाम है। वो वहां पे थी, जब उनसे पूछा गया, वो जो दाढ़ी वाले हैं अपने सैम पित्रोदा भाई, तो उनसे पूछा गया कि सब वो जॉर्ज सोरोस के गुर्गे सब वहां इकट्ठे थे, बोले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर बात यह है कि तो ये गुर्गों से इनका वियतनाम के साथ इनका मैं थोड़ा सा एक बार, पिछले साल जुलाई में राहुल गांधी वियतनाम के एम्बेसडर से दिल्ली में मिले।
अगस्त में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वो जो गौरव गोगोई लड़का है वो असम वाला, वो फिर अमेरिका वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से मिले। उसके बाद दिसंबर 2024 में वियतनाम खुद राहुल गांधी होके आए, 2024 में जब अपना मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई थी। उसके बाद मार्च 2025 में फिर वियतनाम गए, अब फिर वियतनाम गए हैं। वही बात है ना सर, पिछले साल 22 दिन रहे थे वियतनाम में। अच्छा, ये जब भी जाते हैं वहां से एक टूल किट लेके आते हैं। अच्छा, इनका सर भारतीय संस्थाओं पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। जैसे अभी सेंगर के खिलाफ जो अभियान इन्होंने चलाया है, इनका उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया को यह बताना कि भारत देश जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जुडिशरी भी हमारे यहाँ रेपिस्ट को संरक्षण देती है। उसी तरह जब अरावली के बारे में है तो बोला वो जो पूरा जो गिरोह है वो ग्रेटा थनबर्ग वाला पूरा ये संरक्षण, अब हम हमारे पर्यावरण का संरक्षण, हमारे यहाँ हवा जहरीली है उसके लिए चिंता, अमेरिका में बैठ के, और वहां से हमको लेक्चर दिया जाएगा कि आप लोग अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए और प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत एक देश है। अब अमेरिका की यहाँ सुन कौन रहा है बाबा जी, वो लेक्चर देता है। बाबा जी आप एक बात जोड़ना भूल गए, अमेरिका में ये फ्रेंच कॉलोनी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फ्रेंच इसको छोड़ गया, खाली किया, तब अमेरिका को ये डर था 50 के दशक में कि यहाँ चाइना कम्युनिस्ट देश है और यहाँ पर भी कम्युनिस्ट राज आ जाएगा। तो अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। 20 साल यहाँ पड़े रहे अमेरिकन सैनिक। 70,000 से ज्यादा इनके सैनिक मारे गए और 50,000 आज तक लापता हैं और उनका पता नहीं है। और आज यही और इसी वियतनाम को अमेरिका ने पूरे देश को कन्वर्ट कर दिया था। और आज वियतनाम से जो उनका फ्री जो एग्रीमेंट है अमेरिका का, उसमें अमेरिकी वस्तुओं के ऊपर वियतनाम में 0 ड्यूटी है कि, और मतलब एक छत राज है अमेरिका का वियतनाम के बाजार में। और जबकि अमेरिकी जो वियतनामी वस्तुएं जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी अमेरिकी मार्केट में है, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनियों का वियतनाम की इकोनॉमी पे कब्जा है। और इंडिया में भी जो है जो डंपिंग जो चाइना वाली कंपनी करती है, स्टील है, ग्लास है, वो सारा अपनी वियतनाम की सब्सिडीरीज के द्वारा करती है। तो अमेरिका तो एक तरीके से तो वियतनाम तो एक तरीके से कॉलोनी बन चुका है अमेरिका की। और सर ये जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सलिल शेट्टी। ये बाकायदे ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे राहुल गांधी के साथ। हाँ। तो सर बात यह है कि जॉर्ज सोरोस के पूरे गिरोह के साथ राहुल गांधी का क्या उठना बैठना है? अब तो ये लोग इससे इनकार भी नहीं करते ना। वही पार्लियामेंट में जॉर्ज सोरोस के संदर्भ में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसका कोई खंडन भी नहीं किया इन लोगों ने। और सीधे सोनिया गांधी पे आरोप लगाए गए थे कि सोनिया गांधी उनकी एशिया पैसिफिक रीजन की कोई उनका एनजीओ है या फाउंडेशन है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है। तो ना तो वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, ना उसका खंडन किया। तो अब जॉर्ज सोरोस का तो मामला अधिकृत ही हो गया जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भट्ट साहब इन लोगों पे, चाहे आप जितने आरोप लगाओ। ना बिल्कुल सर। ये सर देखिए, ये इस फैमिली को ये पता है कि उसका जो उसका इंटरनेशनल क्लाउड है और जो उसका इंटरनेशनल जो ग्लोबल डीप स्टेट से जो उसके कनेक्शंस हैं और जो इनका डीप पॉकेट है, जो इनका फाइनेंशियल बेस है, इनका आप कर क्या सकते हैं? और अब तो सरकारों को अब ये भी लगेगा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से भिड़ना, इनको जेल भेज के अपनी समय, अपनी ऊर्जा और अपना पॉलिटिकल कैपिटल को बर्बाद करना है, अपव्यय करना है। राहुल गांधी को अगर हेराल्ड मामले केस में अगर कन्विक्शन भी हो गया तो इनकी 2 दिन में बेल तो हो ही जाएगी।
तो ये एक ऐसा, ये भारत में लंबे समय तक एक आवश्यक बुराई के तरीके से ही विल कंटिन्यू टू सर्वाइव इन इंडियन पॉलिटिक्स एज ए नेसेसरी इविल। ये कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन अदालत से इनको जमानत मिल जाएगी, पर पब्लिक तो आप देख ही रहे हैं कि राज्य दर राज्य इनको ठुकरा ही रही है, धक्के ही मार रही है, धक्के मार के ही निकाल रही है। ये तो जीत जाएंगे। नहीं सर, ना भी जीते तो बांग्लादेश और नेपाल वाली क्रांति करके जीत जाएंगे। हाँ, और क्या, जी आ जाएगी। इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। मोहम्मद यूनुस कौन सा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बना, या अब जो खालिदा जिया का बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है बांग्लादेश का, वो चुनाव कैसा है? उसमें ठीक है, शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है। कल को यही आपके साथ हो जाएगा, बीजेपी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाएगा, राहुल गांधी चुनाव जीत के आ जाएंगे। ये भारत है सर, वो तो यही मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं ना देश में। ये भारत है, बांग्लादेश नहीं है। नहीं सर, वो अलग बात है, वो आप कह रहे हैं, पर वो जो मॉडल, उनका जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो यही है कि मोदी को देश से भागने के लिए मजबूर कर दे जॉर्ज सोरोस, मुझे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना दे, फिर मेरे निर्देशन में चुनाव हो जिसमें मैं बीजेपी को बैन करके बीजेपी को चुनाव लड़ने से वंचित करके फिर मैं अगला चुनाव जीत के बांग्लादेश में ये। और वो सर होगा क्या होगा वो बात की बात है, उनके मन में डेमोक्रेसी का यही मॉडल चल रहा है। शेख चिल्ली को सपने देखने से कौन रोक सकता है। अब आते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कर्नाटक को लेकर के इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था ना, और बड़े भारी भारी आरोप लगाए थे, और 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। अब कर्नाटक की एक संस्था है, उसका एक सर्वे आया है। संस्था का नाम है संस्था का नाम है कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन अथॉरिटी, KMEA। ये अथॉरिटी, ये नहीं है, इसका नाम है ग्रासरूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट, ग्रैम। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की है भट्ट साहब, ये की है कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन अथॉरिटी ने। तो ये अगस्त में इसका जो है सर्वे हुआ था, लेकिन रिपोर्ट अब दी गई है, और इसका टाइटल दिया गया है लोकसभा इलेक्शन 2024 एवल्यूशन ऑफ एंड लाइन सर्वे ऑफ नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस, KAP ऑफ सिटीजन्स। ये इसका नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है 102 विधानसभा क्षेत्रों के इन्होंने 34 निर्वाचन जिलों के करीब 5000 से ज्यादा 5100 के आसपास मतदाताओं से ये सर्वेक्षण किया है, और ये बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरू ये चारों संभाग इसमें इन्होंने कवर किए हैं। 91.31% लोगों का ये मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि EVM पर इनको पूरा भरोसा है। केवल 6-7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने असहमति व्यक्त की या तटस्थ रहे, जिन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। कर्नाटक में सरकार किसकी है साहब? कांग्रेस की, राहुल गांधी की सरकार है। वो जो इतने ऊंचे ऊंचे गट्ठड़ ये लेकर के आए थे कैमरों के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सब भी इन्होंने ये कहा था कि कर्नाटक से ही आए हैं। वो कहाँ से आए थे पता नहीं, वियतनाम से आए थे, मलेशिया से आए थे। वो बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि उसका IP एड्रेस जो है वो कहीं और का है, वो शो हो गया था। उसके बाद इन्होंने बड़ी सफाई उफाई दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक राहुल गांधी के लिए बहुत करारा, मैं कहूंगा, तमाचा है कि जिस कर्नाटक में आपकी सरकार है वहां के 91% लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्र चुनाव होते हैं, तटस्थ तरीके से होते हैं,
पारदर्शिता पूर्ण तरीके से होते हैं, ईवीएम ठीक काम कर रही है, तो फिर आप प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे थे भाई? देखिए, ऐसा है, जो फैक्चुअल पोजीशन ये है, कर्नाटक का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उसकी ओर से सर्वे कराया गया था। और कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज का जो बयान है, जो उनके शब्द हैं, मैं वही उद्धृत कर रहा हूं कि ये फ्रॉड है। और ये भी उन्होंने कहा है कि और आपको पता ही है कि हर राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक आईएएस अधिकारी होता है, कमिश्नर रैंक का, यानी जिसने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी कर ली है। और उसको जो है उदित राज फ्रॉड कह रहे हैं, इससे आप समझ लीजिए। और यानी वो कह रहे हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से इस सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनको कर्नाटक और हर प्रदेश में जो मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्यालय होता है, उसका जो स्टाफ होता है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार से ही उठाती है। तो एक तरीके से वो राज्य सरकार के अधीन अधिकारी है। बस केवल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग में चुनाव आयोग की अनुमति या अप्रूवल आवश्यक होता है। अब राज्य सरकारें अपने मन से किसी को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं बना सकती। चुनाव आयोग को आपको पैनल भेजना पड़ता है, उसमें एक नाम वो अप्रूवल करके भेजते हैं। तो अब कांग्रेस इस जो है अपना इससे पिंड छुड़ा रही है कि वैसे मैं तो लगातार जो है चुनाव देख रहा हूं यूपी के 2009 के पहले से हो रहे हैं, असेंबली 7 से हो रहे हैं असेंबली के चुनाव। तो 7, 12 और 17, 19, 7, 12, 17, 22 4 चुनाव असेंबली के हो चुके हैं। आप किसी भी आईएएस अधिकारी से पूछ लीजिए, जो 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 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर रहा हो, या एसडीएम हो, एडीएम हो, जिसने चुनाव का कार्य, यही लोग हैं एसडीएम, एडीएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो चुनाव को सीधे सीधे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अब चुनाव आयोग की इतनी सख्ती रहती है कि जरा सी गड़बड़ी उनके कैरियर पे भारी पड़ सकती है, दाग लगा सकती है। तो ईवीएम के में को और इंश्योर कर उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वीवीपैट भी आ गया है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट के आने के बाद तो अब कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। और प्रॉब्लम क्या है ईवीएम में, कि ईवीएम में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। बूथ कैप्चरिंग में 10 लोग गए और आपने पूरी शीट उठाई और तुरंत जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस में मोहर लगाई जाती है, आपने खड़ाखड़ मोहर लगाई, सबको फाड़ा और जो है और डाल दिया बैलेट बॉक्स में। ईवीएम में ये संभव ही नहीं है। अगर 1500 वोट एक पोलिंग बूथ में है तो उसके लिए 5 घंटे का समय चाहिए। वो 1 घंटे में आप वोट डाल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और आप अगर फोर्स अगर बल का प्रयोग करेंगे मशीन के साथ, वो मशीन तुरंत काम करना बंद कर देगी, खराब हो जाएगी। तो और ये इनको अच्छी तरह मालूम है, खास करके यूपी की समाजवादी पार्टी या आरजेडी को बिहार में, कि बैलेट ईवीएम के रहते हम सत्ता में नहीं आ सकते। और हमारे सत्ता में आने का रास्ता केवल बैलेट पेपर है बस। तो और अच्छा है कि ईवीएम को लेकर के इतना वितंडा हो रहा है। और इस बीच फिर चार राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें केरल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें आसाम है और एक राज्य और है। फिर 27 में 5 राज्यों में चुनाव है और फिर 28 में भी जो है 4 बड़े राज्यों में चुनाव है। 27 में तो 7 राज्यों में हो जाएंगे, फरवरी में 5 राज्यों में और 2027 के आखिर में हिमाचल और गुजरात में भी है और यूपी में भी है। और हाँ, मतलब 7 राज्य तो खाली 2027 में है और 4 बड़े राज्य कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ फिर 28 में है। तो ये सब अगर इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में अगर ईवीएम की प्रमाणिकता बार बार अगर सिद्ध हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे बड़ी हैरानी होती है, किसी सेफोलॉजिस्ट ने आज तक ये नहीं कहा कि उसने इतने सर्वे किए हैं और कहीं उसके सर्वे में कहीं कोई ईवीएम का मैनिपुलेशन नजर आया हो। किसी सेफोलॉजिस्ट ने आज तक इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है, जबकि वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं प्री पोल सर्वे में, पोस्ट पोल सर्वे में, एग्जिट पोल सर्वे में। तभी किसी ने आज तक नहीं कहा। और जबकि उनके पास एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जातिवार उनके पास डाटा होता है और उनको ये पता होता है कि किस जाति का पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या है।
तो अच्छा है कि इस आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में हर वर्ष 4 या 5 चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, और ईवीएम की प्रामाणिकता भी सिद्ध हो रही है। बाबा जी, आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको आकाशवाणी हुई है कहीं से कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम का जो चेयरमैन है, जो महापावर है, वो मराठी को नहीं बनाएगी। ये उनको आकाशवाणी हुई है, कहीं से उनको ये जानकारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी किसको बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी, ये खबर संजय राउत के पास पहले कैसे पहुंच जाती है साहब? सर, मोदी जी बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी विरोधी पार्टियों में संजय राउत जैसे आदमी हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश जी का भी एक ऐसा ही चेला है, राजकुमार भाटी करके है। मुझे लगता है वो प्रतिदिन सुबह बैठ के लेक्चर देना शुरू करता है और 2-4 लाख वोट समाजवादी पार्टी के काट लेता है। वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, आपने भी सुने होंगे उसके बयान। तो सर, उद्धव ठाकरे की पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाला जो मुख्य सलाहकार था ना, उस खानदान का शकुनी मामा जो है वो संजय राउत सिद्धू है। पर आज तक उद्धव ठाकरे को इसकी अकल नहीं आएगी। आज तक उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए कि इस आदमी ने, आखिर सर कोई व्यक्ति तो रहा होगा ना जिसने सलाह दी होगी कि भाजपा के साथ स्पष्ट बहुमत आने के बावजूद जो है तुम जो है शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लो। तो सर, उद्धव ठाकरे की पार्टी न सिंबल रहा, न कार्यकर्ता रहे, न वोटर रहे, न लेजिस्लेटर्स रहे, सब चले गए भाव के साथ भाजपा। अब तो 16 जनवरी को बीएमसी भी नहीं रहेगी। पर इसके बावजूद उद्धव ठाकरे का पेट अभी तक संजय राउत से भरा नहीं है सर। और वो आदमी अभी और गहरे गड्ढे में गिराएगा उद्धव ठाकरे को। अच्छा, इन लोगों को खुद इनके इलेक्टोरेट्स ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। इसके बावजूद अच्छा सर, इसी को कहते हैं सर पॉलिटिकल एक्यूमेन नाम की तो चीज नहीं है। पहले तो सुविधा भोगी थे। आपको याद होगा जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, ये आदमी इसका राजनीति से कोई लेने देने नहीं था जिसका नाम उद्धव ठाकरे। वो तो जब राज ठाकरे के साथ जब जो रिफ्ट पैदा हुआ और तब जाके ये सक्रिय हुआ, इसको लगा कि अब नहीं तो राज ठाकरे जो है। तो सर, जिसको राजनीति का क ख ग नहीं मालूम वो ऐसी ही राजनीति करेगा जैसे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो ठीक है सर, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। देखिए बाबा जी, महाराष्ट्र की राजनीति में और खासकर मराठा में जो एक बाल ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की थी, तो उसके पीछे आधार यही था कि बंबई में मराठी मानुस जो है माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहा में तब्दील हो रहा है, और गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल लोगों ने यहाँ की इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया है। तो उसी असुरक्षा का भाव का लाभ उठा करके ये शिवसेना यहाँ तक पहुंची थी, और उन्होंने कहा कि भाई मराठियों को यहाँ पे नौकरी दो, पहले प्राथमिकता दो। तो अभी भी एक छोटा सा वर्ग है जो अपने आप को बाला साहब ठाकरे से रिलेट करता है। तो वो जो नॉस्टैल्जिया में जो वर्ग रहता है, वो अभी भी उसको लगता है कि भाई उद्धव ठाकरे जैसा भी है, बाला साहब का बेटा ही तो है, बेटा है ना। तो थोड़ा बहुत अभी ये वोट अभी इनके पास रहेगा, लेकिन अब लॉन्ग टर्म कोई भविष्य शिवसेना उद्धव ठाकरे का अब रह नहीं गया है, कुछ बचा नहीं इनके पास। एक और जरा टिप्पणी मैं चाहूंगा भट्ट साहब आपसे और बाबा जी से। अभी सूचना आई है कि भारत सरकार ने एक्स को और ग्रोक दोनों प्लेटफॉर्म को नोटिस इशू कर दिए हैं, और ये कहा है कि जो ग्रोक के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक और महिलाओं को अपमानित करने वाली सामग्री के प्रसार के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं,
और अगर ये सारी सामग्री अगले 24 घंटे में नहीं हटाई गई तो हम बहुत सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। और ग्रोक के बारे में एक सूचना दिन में ये भी आई थी कि किसी के कहने पर ग्रोक ने तो एलन मस्क को भी बिकनी में दिखा दिया। तो ये जो क्रांति आई है भट्ट साहब, इस क्रांति को रोका जाना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रोक जो है लगातार एआई के दुरुपयोग के लिए कुख्यात होती जा रही है। और आज ही शिवसेना की जो महिला एमपी हैं बंबई से, प्रियंका चतुर्वेदी ने अश्विनी वैष्णव को लिख करके इन सारी बातों का ब्यौरा दिया है कि कैसे महिलाओं के अश्लील चित्रों का ये इसके डीपी में तमाम तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और जितने भी ये एआई के सोशल मीडिया के द्वारा जनरेटेड जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इन सबका निर्माण बड़े पैमाने पर ग्रोक के जरिए ही हो रहा है। तो ये जो सरकार का जो नोटिस है ये बहुत ही सामयिक है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा संदेश ये जाना चाहिए कि इंडियन सोशल मीडिया स्पेस को, इंडियन माइंड को अमेरिकन टेक कंपनीज कंट्रोल नहीं करेंगी। ये फेसबुक, ये मेटा और ये आपका एक्स, यानी जो ट्विटर और लिंक्डइन और यूट्यूब और या ग्रोक एआई, तो ये जो इनका जो मंसूबा है कि पहले हमने फिजिकली दुनिया में राज किया था, अब हम लोगों के दिमाग पे राज करेंगे अपने टेक कंपनीज के जरिए, तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है। और इस मामले में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर के जुर्माने लगाए हैं। अब तक भारत ने इनको जो है इतना कड़ा कदम नहीं उठाया है। जैसे अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई थी और सरकार ने कानून भी अमेंड किया था और उनके ऊपर काफी पाबंदी लगाई गई थी। इन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल और अश्लील कंटेंट की फिल्में बनाई थी और इंडियन हिस्टोरिकल इश्यूज को इन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट किया था। तो ये सही समय है। और मेरा ख्याल है ग्रोक को तो अगर बैन करने पे विचार किया जाएगा तो इसका असर बहुत व्यापक होगा। और ट्विटर को जब से लिया है एलन मस्क ने, इसने काफी अपना सुधार किया है। और ये जो एक्स है और ये मेटा है, ये पूरे दुनिया में वामपंथी जिहादियों का गढ़ है ये। और इनका काम केवल जो है जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उसके खिलाफ ये अभियान चलाना शुरू कर देते हैं। तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बाबा जी आप कुछ कहेंगे? सर, इनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। आखिर ये बताइए ना कि चाइना ने इन सब का विकल्प अपना स्वदेशी बना रखा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे मेटा हो, और चाहे यूट्यूब हो, और चाहे गूगल हो, हर चीज। तो यदि चाइना इनका विकल्प अपने यहाँ बना के इनको घुसने नहीं देता अपने यहाँ, तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमजोरी है? क्या हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं और अपना मेटा या अपना गूगल और अपना क्यों नहीं बना पा रहे, या अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं बना पा रहे? नंबर 1, क्योंकि विल पावर नहीं है और सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2 सर, मुझे बताइए ना, चाइना बिना इंग्लिश के सरवाइव कर रहा है ना, जापान भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि हाँ कि हम लोग? तो सर ये विल पावर की कमी है और हमें इनकी दासता से मुक्त होना पड़ेगा। इन पे बैन मत लगाइए, इनका विकल्प तैयार कीजिए। भाई आज चाइना हो चाहे रशिया हो, अपनी ही भाषा में पूरी मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग कर रहा है ना, कहां से पीछे है वो? तो सर हम क्यों इंग्लिश पे इस कदर डिपेंडेंट हैं? हमें इनका विकल्प तैयार करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी धन्यवाद इतनी संख्या में जुड़ने के लिए। एक निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दिया करें ताकि आगे जितने भी प्रोग्राम आएंगे, वीडियो आएंगे, वो सब के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।
बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, तो उनको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका भी और वीरेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो जय मच। श्री राम। जय श्री राम।